नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होगी, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान की नई अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और आमिर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन को अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय की कमान मिली है। सिराजुद्दीन कभी मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार था। अमेरिका ने कभी इसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा था। अफगानिस्तान संकट के बीच आज दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और रूस के एनएसए जनरल पात्रुशेव की मुलाकात होगी। इस दौरान वो अफगानिस्तान पर भारत और रूस की उच्च स्तरीय चर्चा में हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान के हेरात में विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने ओपन फायरिंग की। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8 लोग घायल हैं। तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरे थे लोग। अमेरिका के स्टेट सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां से लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट तालिबान के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गठबंधन पर कहा, हम जीतेंगे और बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। बंगाल उपचुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगी सीएम ममता बनर्जी। भवानीपुर सीट से चुनाव में खड़ी है ममता। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच चल रहे विवाद के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विवाद होता है तो यह कांग्रेस के लिए प्लस होगा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद बढ़ गया है। आज विधानसभा का घेराव करेंगे बीजेपी विधायक। मंगलवार को रांची के भैरव सिंह ने कोर्ट में इसके खिलाफ पीआईएल भी दर्ज की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ करनाल में हुई किसान महापंचायत। किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने जमाया डेरा। आईएएस आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं किसान। मिनी सचिवालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पहले से तैनात कर दी गई थी। उसके बाद भी किसान भारी संख्या में यहां जमा हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने किसान संगठनों की बात नहीं मानी तो करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर ही अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन होगा। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। संघ के अध्यक्ष ने आज से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कृषि कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि कृषि कानूनों पर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सरकार को भी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को बंगाल सरकार ने चुनौती दी है। अधिकारी के बॉडीगार्ड की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था। याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने तकनीकी आधार पर जमानत आवेदन वापस लेकर नई याचिका दायर की है। पुरानी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई थी। आज मामले पर सुनवाई होगी। एंटीलिया मामले में एनआईए ने 312 पेज की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में 303 चश्मदीदों के बयान भी दर्ज हैं। सचिन वाजे पर साजिश रचने और मनसुख की हत्या का आरोप है। दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में एक छात्र का जला हुआ शव मिला। पुलिस ने जानकारी दी कि 3 दिन पहले फरीदाबाद में छात्र के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 13 लोगों ने जादू टोने के शक में मिलकर एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल कब खोले जाएंगे। यूपी के गोंडा में कामकाजी महिलाओं को किराए पर कमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार उनके लिए हॉस्टल बनाएगी। कामकाजी महिलाएं 3 साल से अधिक समय तक हॉस्टल में रह सकेंगी। मां पर निर्भर छोटे बच्चे भी हॉस्टल में रह सकेंगे।
केंद्र सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों में भर्तियां निकाली हैं। भारतीय डाक विभाग ने यूपी में ग्रामीण सेवक के 4000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एप्लीकेशन प्रोसेस जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद आयोजित होने वाले ऑफलाइन कृषि मेले के दौरान किसानों को अलग अलग फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में बिक्री के लिए यूनिवर्सिटी के पास अलग अलग फसलों के करीब 9000 क्विंटल बीज मौजूद हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सुल्तानपुर दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 12 बजे का वो वक्त जब वो ओद्रा इलाके में सम्मेलन करेंगे। कल अयोध्या दौरे पर थे असदुद्दीन ओवैसी और आज सुल्तानपुर दौरे पर हैं। तो लगातार ये दौरे का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और उसी को लेकर के तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में जुट चुकी हैं। आज सुल्तानपुर दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 12 बजे ओद्रा इलाके में वो सम्मेलन करेंगे। कल भी हमने देखा अतीक अहमद की जो पत्नी थी साहिस्ता, वो भी शामिल हो गई हैं AIMIM में और आज सुल्तानपुर में ये सभा रखी गई है, सम्मेलन रखा गया है। देखना होगा कि आज असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं। दोपहर 12 बजे ओद्रा इलाके में वो सम्मेलन करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। कल अयोध्या दौरे पर थे ओवैसी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आज आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी के सुल्तानपुर दौरे के बारे में हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। सुल्तानपुर दौरे पर है, दौरे का दूसरा दिन है आज असदुद्दीन ओवैसी का। वो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरे कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अयोध्या के बाद अब नंबर आता है सुल्तानपुर का। आज वो सुल्तानपुर में रहेंगे। दोपहर 12 बजे सुल्तानपुर के ओद्रा इलाके में वो सम्मेलन करेंगे। कल अयोध्या दौरे पर थे असदुद्दीन ओवैसी। तो तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अपनी तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं और इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की करीब 20% मुस्लिम आबादी के बीच ओवैसी अपनी पॉलिटिकल एंट्री के मुकाबले को दिलचस्प बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यूपी का मुसलमान ओवैसी को वोट करेगा? यूपी में बाहरी का तमगा झेल रहे असदुद्दीन ओवैसी को बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे की जरूरत तो थी ही। आज उन्हें बाहुबली अतीक अहमद का साथ मिल गया। अतीक की पत्नी ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM में शामिल हो गई। ओवैसी ने जो बिहार में किया और जो बंगाल में नहीं कर पाए, उसी राजनीतिक मकसद की तलाश में अब यूपी में है। ऐलान किया 100 सीटों पर लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी का यूपी प्लान शीशे की तरह साफ है। मुसलमान समाजवादी पार्टी BSP और कांग्रेस के साथ क्यों जाएं? वोट दें तो उस चेहरे को जो उनके हक की बात करता हो। कहने की जरूरत नहीं कि ओवैसी के चुनावी रडार पर सीधे अखिलेश यादव थे। परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुसलमानों को रिझाते ओवैसी की दलील ये है कि अब तक मुस्लिम आबादी सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होती रही, लेकिन जब बात सत्ता की हिस्सेदारी की आई तो भुला दिए गए। ओवैसी की 2 दलीलों पर गौर करिए। पहली ये कि उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जब करीब 20% है तो मुस्लिम समुदाय से कभी कोई CM या डिप्टी CM क्यों नहीं बन सका? ओवैसी के सियासी दाव को और धार OBC और मुसलमानों के गठजोड़ से भी मिल रही है। यानी ओवैसी का राजनीतिक खेल बिल्कुल साफ है। वो जहां OBC और मुसलमानों का मजबूत गठजोड़ बनाने की कोशिश में है, वहीं समाजवादी पार्टी से उनका सवाल है जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी क्यों नहीं? अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हैं। लीडरशिप की, हिस्सेदारी की तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि
नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री। उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की एक पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ओवैसी की ताकत बढ़ी तो इसका सीधा असर मुस्लिम वोट के बंटवारे की शक्ल में सामने होगा। जाहिर है इससे बीजेपी फायदे में रहेगी। हमारे लिए वैसी चुनौती नहीं है। चुनौती देखिए, चुनौती इस वक्त कोई वो उनकी टक्कर ये नहीं है। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटिंग करके कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ओवैसी ने तमाम राजनीतिक पंडितों को उस वक्त चौंका दिया जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत ली। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ओवैसी के लिए यूपी की राजनीतिक बिसात पर खरा उतरना इतना आसान होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला। मुस्लिम वोटर ने उन्हें ममता के सामने नकार दिया। अब उनका मुकाबला यूपी में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस से है। बड़ा सवाल यही कि ओवैसी वोट कटवा की छवि से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल वो अयोध्या में थे, आज वो सुल्तानपुर में होंगे और कल वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी का दौरा करेंगे। देखिए, ये तो साफ है कि ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जो दुर्दशा से लेकर के योगी सरकार में मुस्लिमों की उपेक्षा जैसे तमाम मुद्दे उन्हें वो उठाएंगे। और अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा को अपनी तकरीर के लिए भी इसीलिए चुना क्योंकि यहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और वो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है वो 60% है। उसका जिम्मेदार कौन है? वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मजलिस जोड़ने को आती है और मजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह, तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा है तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं। मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। तो सुना आपने, भले ही बंगाल में ओवैसी फेल हो गए हों, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह सभी को वो चौंका देंगे? अभी ये कहना तो फिलहाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी और मुश्किल भी है। हालांकि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कौन सा राजनीतिक खेल रचेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत को समझना चाहिए और ग्राफिक्स के जरिए वो हम आपको समझाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की राजनीतिक ताकत है वो कितनी है। कुल आबादी की अगर बात करें तो 19% है मुस्लिमों की। इसके अलावा ग्रामीण मतदाता इनमें से 16% हैं और शहरी मतदाता 32%। ये देखिए, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत में कुल जिले कितने हैं? 75। मुस्लिम मतदाताओं का असर कितना है? 23। तो ये आंकड़े, आप इस आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि क्या समीकरण बन रहा है। कुल सीट 403 है विधानसभा में। मुस्लिम वोटरों का जो दबदबा है वो 143 सीट पर बना हुआ है और इसी 143 सीट पर अपना दबदबा पाने के लिए पावर चाहिए, इसलिए हर एक पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। 70 सीट मुस्लिम आबादी 20 से 30% है और 73 सीट ऐसी हैं जहां पर 30% उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी और दबदबा रखते हैं। तो ये आंकड़े देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा वोट बैंक है और इसी को साधने के लिए तमाम पार्टियां लगातार कर रही हैं। और इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी भी हर तरीके की जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले में वो जा रहे हैं और अयोध्या से उन्होंने शुरुआत की क्योंकि राम नगरी से ही उन्होंने इस चुनाव प्रचार की किस तरीके से शुरुआत एक तरीके से कर दी है। अब जरा देखिए राज्य की 5 बड़ी खबरें।
पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी ममता बनर्जी आज से प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने की कोशिशों में लगी ममता आज दोपहर करीब 3:30 बजे चेतला के अहिंद्र मंच से कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगी और चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। इसको लेकर भवानीपुर की दीवारों पर खेला होबे के नारे लिखे जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए भवानीपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। यानी कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कांग्रेस किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। वहीं ममता बनर्जी भी नंदीग्राम जैसा रिस्क भवानीपुर में नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें इस उपचुनाव में जीतना जरूरी है, वरना उनकी सीएम पद की कुर्सी पर खतरा हो सकता है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में प्रचार करेंगे। कल अयोध्या से अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने वाले ओवैसी आज सुल्तानपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे जिले के बाईपास पर स्थित ओदरा इलाके में उनका कार्यक्रम है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए आज सुल्तानपुर पहुंचेंगे। कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की है। अगर सीएम योगी की विजिट की बात की जाए तो वे पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने इस बात की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी हाईकमान के सामने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटों का दावा पेश किया है। हालांकि इस पर फैसला बाद में होगा। निषाद ने कहा है कि बीजेपी हाईकमान ने निषादों की 17 उपजातियों को आरक्षण दिए जाने से संबंधी अन्य प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। मैंने उन्हें डाटा दिया कि हम 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल्य था, हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं, वहाँ हमारी कमेटियां हैं। हम सब ब्लॉक 826 ब्लॉकों में हमारे वर्कर्स हैं, तो सब बताए। लेकिन हमने बताया कि बहुत ज़्यादा सीटें 160 सीटों पर निषाद बाबू ने 70 सीटें, तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं, उस पर एक पर चर्चा हो रही। निषाद ने बीजेपी आलाकमान से चर्चा की और अपनी पार्टी की ताकत के हिसाब से सीट शेयरिंग सिंबल पर बातचीत की है। हालांकि बीजेपी उसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें भाजपा ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके साथ। यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। किसी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की आपसी खींचतान क्या उस दल के लिए फायदेमंद हो सकती है? इस सवाल का कांग्रेस के लिए जवाब है हाँ, और ये हम नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर और पीसीसी चीफ सिद्धू में कई मुद्दों पर विवाद देखा गया है, और उसी को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में रावत ने कहा है कि अगर ये जारी रहता है तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा। आप खुद भी सुन लीजिए। कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके साथ। यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। पहले सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों की पंज प्यारों से तुलना कर विवादों में फंसे हरीश रावत ने फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी या फिर रावत ही बता सकते हैं कि जिस राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हों, वहां पर सत्ताधारी दल के 2 बड़े नेताओं की गुटबाजी कैसे पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जेल भेज दिया गया है। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि नंद कुमार बघेल को कोर्ट ने जमानत लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और देखिए, सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, और वायरल खबर सच है या फिर झूठ, इस पर तो सबसे बड़ा संशय रहता है। और इसीलिए आपका अपना न्यूज चैनल टाइम्स नाउ भारत ऐसे ही खबरों का
फैक्ट चेक करता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे काबुल एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। वीडियो में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। जरा देखिए वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया है, जिसका मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है। वहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्ला बारादर के नाम का ऐलान हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के नाम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गेट खुलता है। गेट खुलते ही लोग दौड़ते हुए अंदर घुसते हैं। कितने लोग अंदर घुसे और कितने बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 11 सेकंड की इस वीडियो को काबुल एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये कल सुबह काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये वायरल वीडियो हमारे पास भी पहुंचा। टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की तो सच कुछ और ही निकला। वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया गया। वीडियो के फ्रेम को गूगल रिवर्स सर्च टूल पर जब सर्च किया गया तो 2019 का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो कल का नहीं बल्कि जनवरी 2019 का है। वीडियो काबुल का नहीं बल्कि टेक्सास का है। वीडियो काबुल एयरपोर्ट का नहीं बल्कि AT&T स्टेडियम का है। वीडियो में अफगानी नहीं दिख रहे बल्कि फुटबॉल फैन हैं। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो एक कोने में कुछ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज रखे हैं, जिससे इस बात की तस्दीक भी होती है कि ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि फुटबॉल स्टेडियम है। इतना ही नहीं, हमने गूगल स्ट्रीट व्यू पर AT&T स्टेडियम को चेक किया तो देखिए क्या सामने आया। वीडियो में दिख रही कांच की दीवार भी बिल्कुल मेल खा रही है। वही साइन बोर्ड, वही गेट। हमारी पड़ताल में सामने आया कि ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट का नहीं बल्कि टेक्सास के AT&T स्टेडियम का है। यानी सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है। हाँ, ये सच है कि अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर भी हालत खराब है। एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में है और हजारों लाखों अफगानी नागरिक देश छोड़ने के इंतजार में हैं। लेकिन ऐसे समय पर लोग सोशल मीडिया के जरिए कई फेक खबरें और वीडियो वायरल कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हर सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न कर लें। खबरों की जांच और पड़ताल के बाद ही उसे सच माने। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत में अब से 3.5 घंटे बाद देखिए सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे। का बयान सामने आया है। तालिबान के साथ चीन को असली दिक्कत होगी। चीन तालिबान से समझौते की कोशिश में बाइडेन जैसा पाक, रूस, ईरान ने किया वैसा ही चीन भी करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बना ली है। कई दिनों से जोर आजमाइश चल रही थी और अब देखिए सरकार का गठन हो चुका है, जिस पर जो बाइडेन का बयान सामने आया। जो बाइडेन कहते हैं कि तालिबान के साथ चीन को असली दिक्कत होगी। चीन तालिबान से समझौते की कोशिश में है, लेकिन जैसा पाक, रूस, ईरान ने किया है वैसा ही चीन ही करेगा। हालांकि चीन सबसे पहला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी और ऐसे में जो बाइडेन का ये बयान कि तालिबान के साथ चीन को दिक्कत अगर किसी से होगी तो वो चीन से ही होगी। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से। हरियाणा के करनाल में हमने देखा किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने डटे हुए हैं किसान। उनकी तरफ से कहा गया है कि अनिश्चितकालीन धरना हम देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो मिनी सेक्रेटेरिएट पर धरना चलाने का ऐलान कर दिया गया है। राकेश टिकैत को आप इस वक्त देख रहे हैं, कपड़े, खाने का सामान भी लेकर वहां पर किसान जा पहुंचे। IAS आयुष सिन्हा को गिरफ्तार करें, ये मांग किसानों की तरफ से वहां पर की गई है। करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने डटे हुए किसान आपको नजर आएंगे। कल महापंचायत इसी जगह पर हुई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब हम यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। बैठ जाओ साहब, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, क्रांतिकारी है। आंदोलन का इसमें नहीं, वो क्रांति नहीं है, वो समर्थन है। बेटा जी, करनाल में किसानों ने डेरा डाल लिया है। दरिया बिछ गई हैं, लंगर लग गए हैं
और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो मिनी सचिवालय के सामने से नहीं हटेंगे। करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय का घेराव करके बैठे किसानों ने रात 10 बजे सचिवालय के गेट के बाहर सड़क पर ही सोने के लिए दरियां बिछा ली। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चिढ़ोनी समेत तमाम नेता धरने पर जम गए हैं। रात 10:30 बजे किसानों ने यहां डीजे का भी इंतजाम कर लिया। मिनी सचिवालय का घेराव करने के बाद किसानों ने यहां पक्का टेंट लगाने का फैसला किया था, मगर रात ज्यादा हो जाने की वजह से टेंट का इंतजाम नहीं हो पाया। वहीं किसानों के जमावड़े को देखते हुए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उधर सरकार ने करनाल जिले में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई रोक 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। अब करनाल जिले में बुधवार रात 12 बजे तक सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट और बल्कि SMS सेवाएं सस्पेंड रहेंगी। हालांकि करनाल की सीमा से लगते पानीपत, कुरुक्षेत्र, जिंद और कैथल जिलों में इंटरनेट और बल्क SMS सेवा मंगलवार रात 12 बजे से बहाल कर दी गई। आज प्रदर्शनकारी किसानों का अगला कदम क्या होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन कल का दिन एक्शन पैक्ड था। सुबह 10 बजे महापंचायत की शुरुआत हुई। करनाल अनाज मंडी में किसानों का जुटान शुरू हुआ। सुबह 11:30 बजे तक अनाज मंडी में बड़े किसान नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। किसानों का प्रदर्शन करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की वजह से था और किसान लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की। दोपहर 12:30 बजे बातचीत के लिए किसान नेताओं को बुलाया गया। दोपहर 1 बजे बातचीत का दौर शुरू हुआ। 11 किसानों का प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से बातचीत करने के लिए गया। कई दौर की बातचीत के बावजूद बैठक बेनतीजा निकली और किसान नेता वापस आ गए। इसके बाद किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ कूच कर दिया। हाईवे पर बैरिकेड को तोड़ दिया। शाम 5 बजे किसान नमस्ते चौक पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। शाम 6 बजे तक किसान मिनी सचिवालय पहुंच गए और एक के बाद एक यहां किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसानों ने यह ठान लिया कि अब धरना तो यहीं होगा, लिहाजा 6:30 बजे ये ऐलान कर दिया कि अब किसान मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर ही डेरा डालकर बैठे रहेंगे। गौरव श्रीवास्तव, करनाल, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है उन खबरों का जो सोशल मीडिया पर हिट हैं। गाने के बोल तो समझ नहीं आए होंगे, लेकिन कुछ याद जरूर आया होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल वो श्रीलंकन गाना जिसका नाम है मनिके मगे हिट्टे। उसी गाने को सिलचर के इस बच्चे ने अपने अंदाज में गाया। एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये वीडियो अपलोड किया है, जिसके बाद ये खूब वायरल है। बताया जा रहा है कि ये बच्चा सिलचर में सब्जी बेचने का काम करता है, लेकिन इसकी गायकी को देखकर लोग इस बच्चे के दीवाने हो गए। सुपर 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 सुपर। ये दे अंदर सब्जी वाला भाई। वायरल वीडियोस की बात हो और शादियों का वीडियो ना हो तो मामला अधूरा सा लगता है। सोशल मीडिया पर शादी के जोड़े में एक दुल्हन और उसकी मां का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो रहा एक डांस स्टेप कर रही है।
डांस टू डांस नेटिजन्स दोनों के चेहरे पर चहकती मुस्कान को देखकर भी फिदा है। दो दिन पहले ही अपलोड हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स की बहार सी आ गई। हम सभी जानते हैं कि जमाना तेजी से बदल रहा है। नए जमाने की तेज रफ्तार में लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के लिए मिसाल कायम कर देते हैं। जैसे अब दुल्हनें डोली पर नहीं बल्कि बाइक पर आने लगी हैं। कुछ दुल्हन सहेलियों के साथ नाचते गाते हुए वेडिंग वेन्यू पर धांसू एंट्री करती हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन और उनकी सहेली बाइक पर पहुंच रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लड़कियां नजर आ रही हैं। दोनों ने लहंगे और भारी जेवर पहन रखे हैं। दोनों सहेलियां बाइक पर खूब मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो देख ऐसा लग रहा है कि दोनों सहेलियां शादी के किसी रस्म के लिए निकली हैं। दुल्हन की बाइक पर एंट्री को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं। शहर की गलियों में बाढ़ का पानी भरा है। बारिश का मटमैला पानी तेज रफ्तार में बहता जा रहा है और इसी बीच एक शख्स ने अपनी कार को बहने से बचाने के लिए अद्भुत जुगाड़ लगाया है। कार के मालिक ने सड़क पर खड़ी कार को बिल्डिंग के पिलर से ऐसा बांध दिया कि वो बाढ़ में भी बची हुई है। ये वीडियो तेलंगाना के सिरसिला का बताया जा रहा है, जहां बीते कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई गाड़ियां पानी में बह गईं, जिसके बाद इस शख्स ने यह इनोवेटिव आइडिया अपनाया। अब ये तो क्लियर नहीं है कि अभी तक ये कार बची हुई है या नहीं, लेकिन ये आइडिया कम से कम सोशल मीडिया पर हिट जरूर हो गया है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत में देखिए सबसे बड़ा खुलासा, सबसे अहम खुलासा सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। ऑपरेशन मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे जरूर देखिए।